एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भैया आज का अपना बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। नाम है सर पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री हो या क्वांटम फिजिक्स हो, सर ये उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम। कुछ लोग कहते हैं सर ये टॉपिक ना बड़ा टफ होता है, समझ में नहीं आता किस तरह से इसका डेरिवेशन होता है, वेव फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। खास करके बायो वाले बच्चे कहते हैं सर हमारे तो ये पल्ले नहीं पड़ता, आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा इसलिए पल्ले नहीं पड़ता। आज हम इसको उस मैनर में समझने वाले हैं, उतना सिंपलीफाई तरीके से इसको समझने वाले हैं कि आप भी करोगे सर क्या क्वांटम केमिस्ट्री को इतनी मजेदार तरीके से भी पढ़ सकते हैं? तो भाई बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम। और आपको बता दें भाई, इससे पहले की कहानी हम जान चुके हैं। ये जो टॉपिक इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ना भाई, ये हम पढ़ रहे हैं बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स में। और इसमें हम बता चुके थे भाई, आपको इस पेपर में 8 यूनिट ये वाली दे रखी हैं, जिनमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स अब हम मतलब पढ़ रहे हैं। और एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का ये हमारा कौन सा वाला लेक्चर है? आई थिंक लेक्चर नंबर 10 है। मतलब इससे पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। सर उनमें हमने क्या पढ़ा था? सर उनमें हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑपरेटर्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सर आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम। और बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आसान वाला है। बायो, जिनके पास बायो होती है वो कहते हैं ना कि सर हमारे समझ में नहीं आता, तो आज उसका भी फंडा हम खत्म कर देंगे। समझ में कहीं नहीं आएगा है, क्योंकि ये है ही इतना सिंपल और सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं। चलिए भी, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स सिस्टम। भाई वन डी का मतलब जानते हो ना? वन डी का मतलब होता है सर एक डायरेक्शन है। वन डी का मतलब क्या है? एक डायरेक्शन है। मतलब कहने का यह है कोई एक पार्टिकल है और वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो उस पार्टिकल के लिए हमें यह बताना है कि उस पार्टिकल का वेव फंक्शन कितना होता है, उसका वेव फंक्शन क्या है। क्योंकि अगर उसका वेव फंक्शन हमको पता चला तो हम उसकी एनर्जी पता कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी पता कर सकते हैं, उसका मोमेंटम पता कर सकते हैं, उसकी पोजीशन पता कर सकते हैं। सर किसी भी पार्टिकल का हमें क्या निकालना है? वेव फंक्शन निकालना है। तो पहले हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए सर कोई भी बंदा है और वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये पोजीशन है और दूसरी ये पोजीशन है, ये आपकी वन डायरेक्शनल होगी, ये आपकी वन डायरेक्शनल होगी। अब एक बंदा है मेरे पास, एक बंदा है ये मेरे पास, ये बंदा है मेरे पास। अब ये या तो इससे इधर जाएगा या फिर यहां से इधर आएगा, या तो इस डायरेक्शन में जाए या इधर जाए। मतलब इसके बीच में कहीं भी घूम सकता, मुझे नहीं पता कहां पर है। इन दो मैंने क्या कर दिया? दो मैंने लिमिट लगा दी है, दो मैंने वेरिएबल लगा दिए। इससे या तो इससे इधर नहीं जाएगा, इससे इधर नहीं जाएगा। अब जो है, जो भी पार्टिकल इनके बीच में घूम रहा है, तो सर इसका वेव फंक्शन मैं कैसे निकाल पाऊंगा? इसका वेव फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत प्यारे तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के तरीके से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2। यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई रेडिकल है, क्या भाई? यहाँ पर एक रेडिकल है। और हमको एक चीज पता है, जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर चला जाएगा? इधर टूट जाएगा। सर यहां से बन क्या जाता है? बन ये जाता है सर, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या था हमारा CH, यहाँ पर CH2। एक चीज देखो, ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा, देखो दो तरीके होते हैं। एक तो ये वाला तीर होता है, एक हमारा ये वाला तीर होता है। इस तीर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का जाना, इस तीर का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का जाना। मैंने हाफ एरो लगाया ना, हाफ कर्व्ड एरो में आपको 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक तो यही रह जाएगा और एक यहां रह जाएगा, एक दूसरा इधर से आ रहा, तो ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये तो कॉन्जुगेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इस एग्जाम्पल को क्यों लिया है भाई? इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल जो है, ये रेजोनेंस करेगा, लेकिन रेजोनेंस इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, और ये इसी तरह से घूमता रहेगा। इसके आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा, इससे आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं भाई,
एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मैं हूं फिलहाल कहां रहता हूं सर, अतरौली में है। मेरे पास की सिटी कौन सी है, अलीगढ़ है। ये मान लीजिए ये है मेरे पास अलीगढ़, क्या है भाई, अलीगढ़ है। यहां पर मैं हूं अतरौली के अंदर, कहां हूं, अतरौली के अंदर। अब ये रामगढ़ रोड है, मतलब इन दोनों के बीच का रोड, और मैं बाइक लेके निकल गया अतरौली से अलीगढ़ या अलीगढ़ से अतरौली के बीच में। अभी कोई बंदा मेरे को ढूंढना चाह रहा है कि मैं कहां पर हूं, मेरे को पता करना चाह रहा है ना, तो मेरा वेव फंक्शन उसको पता होना चाहिए कि मेरा वेव फंक्शन कितना होगा। क्वांटम केमिस्ट्री ऐसा कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को पता करना है तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन निकाल लो, सारी चीजें उसके बारे में A to Z चीजें हम निकाल सकते हैं, कुछ भी, मतलब उसका वेव फंक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, बिल्कुल। तो उसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज है, अगर मैं अलीगढ़ से इधर देखेंगे, भाई वेव फंक्शन किससे दिखाते हैं, साई से दिखाते हैं। अगर आप अलीगढ़ से बाहर देखोगे, आगे की साइड देखोगे, मेरा वेव फंक्शन 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अतरौली से आगे की साइड देखोगे तब भी मेरा वेव फंक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। सर मेरा वेव फंक्शन 0 कब नहीं होगा, सर मेरा वेव फंक्शन इनके बीच में कभी भी 0 नहीं हो सकता, यहां पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जरूर होगी। एक चीज सोचो भाई, लिमिट मैंने लगा दी, जब मैं इससे बाहर आगे जा ही नहीं रहा, मैं इससे आगे जा ही नहीं रहा, इन दोनों के बीच में हूं, तो मैं यहां पर हूं, तो मेरा वेव फंक्शन में कुछ ना कुछ होगा। इससे आगे मैं हूं ही नहीं तो वेव फंक्शन 0, इससे पीछे भी नहीं हूं, वेव फंक्शन 0। सर मतलब इनके बीच में ही तो वेव फंक्शन कुछ ना कुछ होगा मेरा, बिल्कुल होगा। सर यहां पर कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा, वही वेव फंक्शन हम कैसे निकालते हैं वही हमको जानना, भी वही हमको जानना कि वेव फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, वेव फंक्शन को किस तरह से निकाला जाता है इस चीज को अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना, इस चीज को अभी हम समझ लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, अब हम प्रॉपर तरीके से वेव फंक्शन निकालना सीखते हैं। देखिए भाई मैं काम करता हूं, मैंने एक इधर से बाउंड्री ले ली है, यहां पर एक बाउंड्री ले ली, कोई भी मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल इन दोनों बाउंड्री के बीच में घूम रहा है। x की वैल्यू मान लीजिए यहां पर 0 है और यहां पर मैंने ले लिया l, कितना ले लिया भाई, 0 to l, ये मान सकते हो। यहां पर x की वैल्यू 0, यहां पर क्या है, l है। अब हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, पार्टिकल जब इन दोनों के बीच में घूम रहा है, पार्टिकल जब इन दोनों के बीच में घूम रहा है, तो मुझे एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है। सर यहां पर पार्टिकल घूम रहा है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यहां पर सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी, 0। सर हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं भाग रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कहीं घूम रहा हूं, तो मेरी मतलब मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी, मैं रुक गया, पोटेंशियल एनर्जी। अभी पार्टिकल तो इनके बीच में नहीं रुक रहा ना, नहीं रुक रहा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि वो घूम रहा है इसके अंदर। एक चीज बताओ सर, क्या पार्टिकल इस जो बाउंड्री है मेरी L, क्या इससे आगे जाएगा, नहीं जाएगा तो सर इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी इनफिनाइट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पार्टिकल इससे आगे जा ही ना, वो बिल्कुल फ्रीज कर दिया। तो मैं इसकी इक्वेशन अगर हमें निकालनी है, वेव फंक्शन निकालना है, तो मुझे इधर के यानी कि L से बाहर के पोटेंशियल को इनफिनाइट कर दो, इधर 0 से बाहर के पोटेंशियल को भी क्या कर दो, इनफिनाइट, ताकि पार्टिकल मेरा ना इधर जाए ना मेरा इधर जाए, पार्टिकल बीच में रहना चाहिए। वहां का पोटेंशियल जो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कर दी हमने 0। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर यहां से एक चीज पता चलता है, क्या पता चलता है, जब मैंने अभी बताया 0 से पहले सर क्या है, मैं हूं ही नहीं तो मेरा तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। सर L के बाद भी मैं नहीं हूं तो इधर भी मेरा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मतलब मैं इन दोनों के बीच में घूम रहा हूं, बिल्कुल घूम रहा हूं, तो यहां पर मेरा वेव फंक्शन 0 कभी भी नहीं हो सकता है। सर यही साई की वैल्यू मुझे पता करनी है, यही साई की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, पता करनी है। और सर साई की वैल्यू पता करने का हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानी थी, बिल्कुल जानी थी सर, पहली यूनिट जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा वहां भी जानी, फिर उसके बाद जब इधर हमने एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तब भी जानी हमने। सर क्या थी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सर हमारे पास था डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। सर यही थी ना भाई, हाँ बिल्कुल थी।
सर यही थी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सर जब मेरे को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता चल गई है तो यहां से मुझे जो साई टर्म आ रहा ना भाई, ये साई तो वेव फंक्शन होता है, बस इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी को कैलकुलेट करके लाना है मुझे, इस साई की वैल्यू क्या हो। चलिए फिर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, पर यहां पर हम साई की वैल्यू को पता करते हैं। भाई हमारे पास 0 से लेकर एल के बीच वेव फंक्शन कितना होगा। सर एक चीज पता है मुझे, क्या पता है सर, यहां पर मेरे को एक चीज ये पता चल रही है कि यहां पर देखूं तो मेरा पोटेंशियल कितना है 0 और एल के बीच में। सर 0 है, अगर पोटेंशियल 0 है तो मैं यहां पर तो वी की वैल्यू 0 रख दूंगा। बिल्कुल सर, नए पेज से करता है, नए पेज से करता है। यहां पर इधर ले लिया हमने। हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है सर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। सर किसी न किसी को ना जो मैं लिखता हूं उसमें हो सकता है कि आपको राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना, कि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो मैं जो बोलता हूं उस चीज को ध्यान से सुन ले बस। जो मैं, क्योंकि सारी चीजें मैं बोलता हूं साथ के साथ, तो वो आपको ध्यान रहेगा कि कहीं हो सकता है कि मैंने एस लिख दिया तो आपने ऐसे लिख दिया, क्योंकि एच बना रहा हूं तो मैं एच बोलूंगा, एन बना रहा हूं तो मैं एन बोलूंगा ना, तो उस चीज का ध्यान रखें। कहीं आपने एच की जगह एन कर लिया, एन की जगह एच कर लिया, तो थोड़े से बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो उस चीज को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो भाई साहब ये हमारे पास में क्या है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये है, और हमने जाना सिंस 0 और एल के बीच में वेव फंक्शन, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है 0। अगर सर यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा ई माइनस वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और साई इक्वल टू 0। मुझे साई की वैल्यू निकालनी है, अब देखते हो कैसे कैसे निकालता है। अब यहां से एक काम कर सकते हैं भाई, ये हो जाएगा सर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, यहां से बचा कौन ई अपॉन एच स्क्वायर, यहां से बचेगा साई इक्वल टू 0, साई इक्वल टू 0। सर ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और यहां से हमें एक चीज निकालनी है, इसको ब्रैकेट नहीं लगाता, यहां से हमें एक चीज निकालनी है। क्या निकालना है सर, मैं मान लेता हूं, क्या मानते भाई, यहां से आपको मानना है जो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर है, सर ये कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट के बराबर होगा, इसको मान लीजिए के स्क्वायर। सर ये चीज आपको ना ध्यान रखनी है, ये जो है ये हम कांस्टेंट, देखो 8 भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है, मास भी कांस्टेंट है किसी न किसी पार्टिकल के लिए, प्लैंक कांस्टेंट तो है ही, और कोई पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, तो इसलिए हमने इस पूरे टर्म को हमने कांस्टेंट मान लिया, और वो कांस्टेंट के स्क्वायर हमने लिया है। क्या लिया है, के स्क्वायर। सर इस कांस्टेंट को याद रखें, क्योंकि आगे हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसकी हमें क्या करने वाली है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे कहानी। सर अगर इसको मैं के स्क्वायर के इक्वल मानता हूं तो इसकी जगह के रख सकता हूं मैं, के स्क्वायर बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, यहां से हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, यही हो जाना है, बिल्कुल हो जाएगा। अब सर ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बाय सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, we get a wave function as, तो हमें एक वेव फंक्शन मिलता है, वेव फंक्शन होता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब आप कहोगे सर ये वेव फंक्शन कहां से है, हमें तो ये बताओ, ये जो वेव फंक्शन है ये कैसे निकाला। भाई देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो क्वांटम केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं, और हमें अपना एक ऐसा वेव फंक्शन बनाया जाता है। उस वेव फंक्शन बनाने के बाद हमें उसको क्रॉस चेक करते हैं। अगर मैं
अगर मैं एक काम करूं, इस साई की वैल्यू को यहां से उठाऊं और उस साई की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दूं, इस जगह और इस जगह, तो उसका जो ओवरऑल आंसर आता है वो कितना आता है, 0 होता है। इसका मतलब यहां से हमने जो साई की वैल्यू अब तक ली है वो बिल्कुल सही है। अब हमें इसको क्या करना है, क्वांटम मैकेनिकली इसको एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उस वेव फंक्शन की वैल्यू यहां से हमें आगे निकालनी पड़ेगी। तो ये वाला स्टेप आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हमें जो भी कहानी करनी है। तब देखिए क्या भाई, हमारे पास आ गया सर साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, यही आ गया। बिल्कुल सर, ये के क्या है, के अभी अब पता चल जाएगा क्या होता है, के की वैल्यू भी हम निकालेंगे, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अभी यहां पर हमें बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। सर बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है? बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास दो होती है। जरा देखिए इधर कौन कौन सी होती है। सर दो ये है। अब एक बात सोचो, कोई भी मेरे पास पार्टिकल है, जो मेरा पार्टिकल इस 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, एल के बीच में जा रहा है। इससे इधर जाएंगे वेव फंक्शन 0, इससे इधर जाएंगे वेव फंक्शन 0। वेव फंक्शन की जो भी वैल्यू है 0 और एल के बीच में ही तो हो रही है। बिल्कुल है। मतलब सर मैं ये कह सकता हूं 0 जब यहां पर है मेरा पार्टिकल, मतलब वो घूम नहीं रहा है। जब यहां पर होगा तो उसका वेव फंक्शन भी क्या रहेगा, 0। सर अगर मेरा एल है तो वहां पर भी मेरा वेव फंक्शन क्या रहेगा, 0। हमेशा वेव फंक्शन की वैल्यू 0 से एल के बीच में कुछ ना कुछ आएगी। 0 पर और एल पर यानी कि बाउंड्री पर वेव फंक्शन क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, है ना। तो यहां से मुझे अप्लाई एक चीज करनी है। सर अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर दूं या x की वैल्यू को l कर दूं तो वहां पर वेव फंक्शन तो मेरा 0 हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा। सर मेरी पहली कंडीशन ये है, इफ कंडीशन 1 ये है, अगर मैं सर x की वैल्यू को कितना कर दूं, 0, तो मेरा साई भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। साई भी मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सर हम एक काम करता है, ये जो इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। यहां से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब यहां से करेंगे, ये हमने क्या कर दिया भाई, अगर मैं क्या कर दूं, x की वैल्यू 0 कर दूं तो मेरा साई भी 0 हो जाता है। अब यहां से देखना किस तरह से प्यार से इसको जो इक्वेशन है उसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं। हम क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल टू 0, देन साई भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई, साई की जगह कितना रख दूं मैं, 0 रख दिया, इज इक्वल टू ए साइन के इंटू एक्स। भाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस यहां करेंगे बी कॉस के इंटू 0, एक्स की वैल्यू। अभी देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0, तो साई की जगह 0 रख दिया और यहाँ एक्स की जगह 0 रख दिया, यहाँ एक्स की जगह 0 रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर हो जाएगा ए साइन के इंटू 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, और ये हो जाएगा कॉस के इंटू 0, कॉस 0 हो जाएगा। सबको पता है भाई, क्या पता है, चूंकि हमें पता होता है, सिंस वी नो ऑलरेडी, हमें पहले से पता होता है। इतना मैथमेटिक्स आता, नहीं भी आता ना तो सीख लो भाई, आज सीख लो भाई। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 0 ही होती है। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। भाई ये जो वैल्यू है ना, ये जो कॉस साइन, इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे होती है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट जो हमने कराया था केमिस्ट्री के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में, वो अगर आपने देखा है तो बहुत हेल्प मिलेगी इधर, है ना। तो भाई याद रखना, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर सर रखो, फिर आंसर करो आगे। सर 0 हो गया, ठीक है। ए इंटू साइन 0 की वैल्यू तो 0 होगी, प्लस पी इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से 0 हो गए, ये भी 0 हो गए। तो यहां से हम ओवरऑल देखें तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अच्छा सर यहां से अब एक काम करेंगे, जो बी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। सर इसको इक्वेशन 1 में क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, अब उसको देख लो। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये था
साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। भाई यही है ना, बिल्कुल सही है। तो यहां से हो जाएगा साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है सर, 0, तो बी की जगह रख दो 0 इंटू कॉस के एक्स। भाई 0 का मल्टीप्लाई किसी से करो 0 हो जाना है, तो यहां से हमारा वेव फंक्शन हो जाता है साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकेंड। सर यहां तक हमारा एक चीज सॉल्व होगी। तो हमारे पास एक बाउंड्री कंडीशन हम लगा चुके हैं, अब हम लगाते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन। कौन सी लगाएंगे भाई, बाउंड्री कंडीशन नंबर सेकंड। सेकंड कौन सी भाई, सेकंड हमारे पास ये था सर, अभी हमने जाना था हमारा वेव फंक्शन कब 0 हो सकता है। सर जब x की वैल्यू 0 थी, जब x 0 था तब भी वेव फंक्शन 0, x इक्वल टू l कर दूं ना तब भी मेरा वेव फंक्शन 0 हो जाता है। सर ये दूसरी वाली कंडीशन लगाना, फिर दूसरी वाली कंडीशन लगाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। सर हम दूसरी वाली कंडीशन ये लगाते हैं, अगर मैं x की वैल्यू l कर दूं तब भी मेरा वेव फंक्शन साई क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो अप्लाई कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, अप्लाई कर दीजिए जो हमारे पास इक्वेशन आई थी। हमें पता है सर साई इक्वल टू क्या है, ए साइन के एक्स है, ठीक है। साई की वैल्यू 0 हो जाएगी कब, जब मैं के की वैल्यू को कितना कर दूंगा, वो एक्स की वैल्यू कितना कर दूंगा, एल। क्या कर दूंगा भाई, एक्स की वैल्यू को कर दूंगा एल। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। सर इस इक्वेशन को ना अगले पेज पे ले लेते हैं। ये हमारे पास आया 0 इज इक्वल टू ए साइन के एल। अगर मैं यहां से एक चीज निकालूं, ये हो जाएगा 0 अपॉन ए को इधर ले गया, यहां से हो जाएगा साइन के एल, बिल्कुल हो जाएगा। सर 0 में भाग देंगे पूरा ही 0 हो जाना है, साइन के एल। अब यहां से आगे कुछ कहानी, अब यहां से आगे कुछ कहानी। सर मेरे को यहां से ना के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं के की वैल्यू निकालूंगा, क्यों निकालूंगा सर के की वैल्यू, ताकि मुझे ये जो इक्वेशन है ना वेव फंक्शन, यहां पर के और ए इनकी वैल्यू मुझे निकालनी ही है। तो पहले हम के की वैल्यू निकाल रहे थे, जो इक्वेशन सेकंड से निकल आएगी। देखिए यहां से के की वैल्यू निकालनी है, तो सर मेरे को पहले तो साइन हटाना पड़ेगा। साइन कैसे हटाएंगे सर, सामने तो साइन है ही नहीं, है नहीं तो निकालो, है नहीं तो निकालो। भाई हमको एक चीज पता होता है, चूंकि हमको पता है सर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल। अगर सर साइन एन पाई की वैल्यू में देखूं, किसकी देखूं, साइन एन पाई, उसकी वैल्यू भी हमारी क्या होती है भाई, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन एन पाई की वैल्यू भी हमारी 0 होती है। ठीक है भाई, चलिए तो हम एक काम कर सकते हैं सर, 0 तो रखेंगे नहीं क्योंकि 0 पे तो वेव फंक्शन 0 हो जाता है, इसलिए मैं 0 की जगह साइन एन पाई रख दूं, बिल्कुल रख दूं। साइन एन पाई रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा साइन एन पाई इज इक्वल टू साइन के एल। ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर अगर हम यहां से देखें, अगर हम यहां से देखें, क्या सर साइन से साइन को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर मैं साइन से साइन को हटा दूं तो यहां पर कुछ बचेगा क्या, यहां से बचेगा सर एन पाई इज इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा, के एल। यहां से बचा एन पाई, यहां से बचा के एल। यहां से सर के की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है ऊपर एन पाई, एल चला जाएगा नीचे, एन पाई अपॉन एल। वाओ सर ये जो वैल्यू आई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आई है जो हमें एनर्जी निकालने में फाइंड आउट करेगी, हमें वेव फंक्शन निकालने में फाइंड आउट करेगी। एक चीज ध्यान रखना, पहले हमने यहां पर के स्क्वायर की वैल्यू बताई थी, याद रखनी है ना। दूसरी हमने यहां पर किसकी बता दी भाई, के की वैल्यू बता दी, ये भी याद रखनी। इनका यूज हम बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम आगे अपना वेव फंक्शन निकालने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम अपना वेव फंक्शन निकालना तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको पुट करो भाई, पुट करो, कहां पुट करना, पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन। कौन सी वाली इक्वेशन पुट करना भाई, कौन सी वाली में करना, के की वैल्यू हमें करनी है इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड करो, क्या थी इक्वेशन सेकंड, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, यही तो था, बिल्कुल यही था। सर यहां से करेंगे हम साई इज इक्वल टू ए साइन के की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई अपॉन एल, एन पाई अपॉन एल, ये एक्स ही आ जाएगा, एन पाई एक्स अपॉन एल। सर ये हो जाएगा हमारा एक वेव फंक्शन फॉर 1D बॉक्स सिस्टम, लेकिन अधूरा है, अधूरा है। सर ये हमारे पास वेव फंक्शन आया, दिस इज अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अभी ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, दिस इज अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन,
अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। मतलब यहां पर ए क्या है भाई, जो ए है ना दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ये हमारा एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। अब ये अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। सर हमारा क्वांटम केमिस्ट्री के पोस्टुलेट्स में हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी वेव फंक्शन आप बना रहे हो उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज होना आवश्यक है। हर एक वेव फंक्शन आपका नॉर्मलाइज होना चाहिए। सर ये तो नॉर्मलाइज है नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमने एक तरीका बताया था। चलो एक काम करते हैं, इस वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज करता है और नॉर्मलाइज करने का तरीका भी समझ लेना भाई साहब, नॉर्मलाइज कैसे होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन सभी वेव फंक्शन को इसी तरह से नॉर्मलाइज करेंगे। कोई भी वेव फंक्शन हमें दे दिया जाए, फिलहाल हमारे पास पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम है तो हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं। पहले सर हमको ना एक बार तरीका बता दो सर कैसे होता है। हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे सर, इससे पहले वाला जो था हमारा क्या था लेक्चर था, उसमें हमने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। सर ये रहा, अगर आपको दिखाता है ये रहा, ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल पढ़ा था। वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज, ये क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है, नॉर्मलाइज होना चाहिए। सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कोई भी वेव फंक्शन है उसका क्या लो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, उसको इंटीग्रेट कर दो वॉल्यूम एलिमेंट के साथ, तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो वो नॉर्मलाइज है, नहीं आ रहा तो नॉर्मलाइज नहीं है। चलिए फिर एक काम करते हैं, हम यहां से निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। सर यहां पर एक काम करते हैं, पहले तो लिखना क्या लिखा था आपने, हमने ये लिख रहा था वहां नॉर्मलाइजेशन के लिए। सर जो वेव फंक्शन है उसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम टर्म के साथ, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो भी लिमिट होती है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करें, बिल्कुल करना स्टार्ट करो सर, हम तो चाहते हैं बिल्कुल करना स्टार्ट करो। हमें एक चीज पता भी, वी नो साई इज इक्वल टू, अभी अभी निकाला, ए साइन n πx/l, यही है ना। देखो क्या है हमारे पास, a sin n πx/l, सर यही है। तो यहां पर इसको, ये साई की वैल्यू होगी ना, इस साई की वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए, इस साई की वैल्यू को उठाकर कहां रखना है, यहां रखना है। तो सर कैसे लिखेंगे, यहां पर हमारे पास साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin n πx/l, ये एक वेव फंक्शन हो गया बिल्कुल, a sin n πx/l, सर ये एक वेव फंक्शन हो गया, इसका ले लिया हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको इंटीग्रेट करना है वॉल्यूम एलिमेंट के साथ। सर वॉल्यूम क्या है, पार्टिकल हम 1D बॉक्स सिस्टम पढ़ रहे हैं और एक डायरेक्शन के लिए वॉल्यूम हमारा dx लेंगे, हम क्या लेंगे यहां पर, dx इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। कब इसको इंटीग्रेट करें, कहां से कहां पर भाई, यहां पर तो हमने -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ले रखा है, लेकिन पार्टिकल 1D बॉक्स सिस्टम में हमने लिमिट ले रखी 0 से लेकर l। भाई 0 से l के बीच में ही तो होगा, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर l। भाई 0 से l के बीच में इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए भी करते हैं। एक चीज सोच लो भाई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सुन लो कि जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अभी तुम एक चीज याद रखो बस कि हमारे पास अगर आयोटा होता है, मान लीजिए है ना, आयोटा है हमारे पास, इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो यहां पर आपको कर देना है -आयोटा। बाकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमेशा उसी चीज के बराबर होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए। आयोटा को आप माइनस कर लगा दोगे उसका आगे, बाकी कुछ नहीं, फिलहाल के लिए इतना जान लो, इसमें कोई भी मेरा आयोटा नहीं है, तो यहां पर कोई भी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं होती। चलिए काम करते, इंटीग्रेशन स्टार्ट करें, बिल्कुल करो। सर मुझे एक चीज लग रही है, यहाँ पर ए मेरा कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल है, ये भी ए कांस्टेंट है, बिल्कुल है। सर चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट को तो हम बाहर ले लेते हैं ना, बिल्कुल। सर इस कांस्टेंट को बाहर ले लो, इस कांस्टेंट को भी बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर होगा, बिल्कुल। इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर l तक। क्या बचा है सर यहाँ पर, यहाँ है हमारा sin n πx/l, यहां पर कौन है, sin n πx/l ही है। तो सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin स्क्वायर n πx/l, sin स्क्वायर n πx/l, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू dx इज इक्वल टू 1। इसको करना है सॉल्व। तो एक काम करता है भाई, सॉल्यूशन बहुत आराम से प्यार से करना है, इसलिए यहां पर हम अगले पेज से ले लेते हैं, a स्क्वायर 0 से l sin स्क्वायर
एन पाई एक्स अपॉन एल dx इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप कहोगे सर हमको तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है। नहीं आता, कोई बात नहीं, जरा मैं इस चीज का फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, फिलहाल उसी के हेल्प से आप करने की कोशिश करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास में कोई साइन है, साइन और साइन स्क्वायर के एक्स है मान लीजिए, या फिर बी एक्स मान लीजिए, साइन स्क्वायर बी एक्स, या फिर के मानो या फिर कुछ भी मान लो, चलो मैं के ही मान लेता हूं। यहां पर हमने ले लिया साइन स्क्वायर के एक्स, कॉन्स्टेंट है मेरा कोई भी, है ना, और एक्स है, इसका इंटीग्रेट करना है मुझे डीएक्स के टर्म में, डीएक्स के साथ। तो इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है वो क्या आता है भाई, जो एक्स है ना एक्स बाई टू करो, एक्स बाई टू माइनस 1 अपॉन जो कांस्टेंट है उसको नीचे लेके आओ 4k, है ना, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा मेरा साइन, और यहां पर आ जाएगा 2k एक्स, 2k एक्स, ये आ जाना है मेरा। सर ये क्या फॉर्मूला लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कौन सा आपको समझना है बहुत ज्यादा, फिलहाल के लिए आपको एक काम करना है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको यहां पर पुट कर दीजिए, अपना काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सर इसको करना कैसे, जरा देखो, ध्यान से समझ लेना अभी ना, इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यही स्टेप है जो कंफ्यूज करने वाली होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो यहां पर देखो क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर है, ठीक है, 0 से लेकर एल है, ठीक है, यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स का करना है। तो एक चीज देखो, यहां पर मैंने यहां पर लिया है साइन स्क्वायर के एक्स, यही है ना, इनटू डी एक्स। तो यहां पर एक्स अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो यहां से के बराबर तो एन पाई अपॉन एल हो जाएगा ना। कहने का मतलब है एन पाई अपॉन एल को हमने के माना है, उधर के तो माना है। तो यहां पर देखना कैसे करना भाई, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला तरीका है एक्स अपॉन एल, सॉरी एक्स अपॉन 2, तो यहां पर मैंने ले लिया एक्स अपॉन 2, ठीक है सर, एक्स अपॉन 2 ले लिया है। फिर उसके बाद है माइनस 1 अपॉन क्या है 4k, 4 इंटू के, और के की वैल्यू यहां पर क्या है भाई, यहां पर है एन पाई अपॉन एल, बिल्कुल सही है। तो यहां पर करेंगे एन पाई अपॉन एल, एल नीचे से कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं एल, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बचा भाई, इसके बाद है साइन, ये है हमारे पास साइन 2kx, साइन 2kx से तो है, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन 2, और k की वैल्यू कितनी है, एन पाई अपॉन एल, बिल्कुल एन पाई अपॉन एल इंटू क्या है x। तो ये हो गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट अभी भी क्या है, 0 से लेकर l तक है, इक्वल हमारा कितना आना है, 1 आना है। सर फिर से इस स्टेप को बता देते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर कहने का मतलब उसके अनुसार हमने x अपॉन 2 लिख लिया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 4k, के क्या है कांस्टेंट, तो 1 अपॉन 4 कर लिया, कांस्टेंट क्या है हमारे पास एन पाई अपॉन एल, तो एन पाई अपॉन एल पहुंच गया ऊपर। उसके बाद साइन 2kx, साइन 2k की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स, लिमिट अभी भी मेरे 0 से लेकर l तक है। अब आगे वाले स्टेप को समझना है। आगे वाले स्टेप में क्या करना है, हमें जब भी लिमिट पुट करनी होती है, हम ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सर एक बार हम x की जगह l रखेंगे, एक बार x की जगह 0 रखेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो सर करके देखिए क्या करते हैं। अच्छा यहां से ये तो हटाया नहीं, तो हटा दो, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया ना, बिल्कुल कर दिया, तो इसकी जरूरत है नहीं। ये हमारे पास सीधा सीधा क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाना है, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर। यहां पर क्या बचता भाई, एक बार x की जगह l रखना, तो मैं यहां पर करूंगा l बाई 2, ठीक है, फिर माइनस यहां पर l अपॉन 4n पाई, ध्यान से सुनना, x की जगह मैंने क्या रख दिया, l रख दिया, l अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस का l अपॉन 4n पाई लिख दिया, ठीक है। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 2n पाई, साइन 2n पाई, x की जगह क्या रखना है, l, अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अपॉन हो जाएगा मेरे पास l। ये मैंने ऊपर वाली लिमिट रख दी, अभी मेरे को नीचे वाली लिमिट रखनी है और उसको माइनस करना, तो माइनस, अब नीचे वाली रखूंगा, x की जगह क्या रखना है 0, तो x की जगह 0 रखना है, तो 0/2, ठीक है, माइनस यहां हो जाएगा l अपॉन 4n पाई, यहां पर क्या हो जाना है, साइन 2n पाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिवाइड बाई l, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने ऊपर वाली लिमिट रखी, एक बार x की जगह l रखा, ये आ गया, माइनस किया, x के 0 रखा, ये आ गया, बराबर कितना आना है सर, 1 आना है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर,
यहां से कितना आ गई, यहां से तो सर वही बचा L/2 माइनस L/4n पाई। यहां से क्या बचेगा सर, यहां से एक चीज देखो, क्या देखना, L से L गया, L से L गया, बिल्कुल गया। तो यहां पर बचा क्या सर, यहां बचेगा साइन 2n पाई, 2n पाई, बिल्कुल 2n पाई बचा। उसके बाद इधर देखो माइनस, यहां से क्या बचा 0/2 तो 0 हो जाना है, माइनस L/4n पाई। 0 को मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो ये भी 0 हो जाना है, साइन 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। आगे देखिए, आगे करो, a स्क्वायर यहां से कितना बचा है सर, L/2, ठीक है, माइनस यहां से हो जाएगा L/4n पाई इंटू एक चीज, अभी हमने पीछे जा रहा था सर, साइन हमारे पास अगर साइन 0 है उसकी वैल्यू भी 0 होती है, साइन n पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो, यहां पर साइन n पाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओके, माइनस ये तो 0 हो गया, ये होगा 0 माइनस L/4n पाई इंटू साइन 0 की वैल्यू भी 0 इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब सर ध्यान से देखना, अब इस चीज को ध्यान से देखना, करना क्या है, देखो यहां से क्या है, a स्क्वायर लिख लो, पहले तो हमने यहां पर लिख लिया सर a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सर यहाँ पर L/2 माइनस 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पूरा 0 हो जाना है, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास L/2 माइनस 0 सर, यही तो बचेगा, देखो L/4 पाई n इंटू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 0 माइनस इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 0 हो जाना है, मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस 0 बराबर हो जाएगा 1 के। यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब तो कर लो इसको सॉल्व। अब क्या बचा हमारा, a स्क्वायर यहां पर कितना आ गया, ये हो गया L/2 माइनस 0 ही रहना है, हटाओ इसको, 0 माइनस 0 ये पूरा ही है, पूरा का पूरा जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1। सर यहां से मुझे a स्क्वायर की a की वैल्यू निकालनी है, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड बाय L कहां चला जाएगा, नीचे, यानी L/2। और अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू भाई स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू किस में ले जाते हैं, रूट में। सर यहां से a की वैल्यू होगी हमारी √2/a। सर दिस इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो गया। और इसको अब हमें पुट करना है, इसको हमें कहां पुट करना है सर, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ना, इसको नाम दे दीजिए, ये हमारे पास जो अननॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है, ये जो अननॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 3। तो यहां पर लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए भाई, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो सर 3 इक्वेशन में हमें क्या करना है, पुट करना है, तो करिए भाई, इक्वेशन 3 को लिखो पहले। इक्वेशन 3 क्या था, साई इज इक्वल टू a साइन n पाई x/l, यही तो था, बिल्कुल। सर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा साई इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, √2/l साइन n पाई x/l। सर यही है भाई, यही है, इसी को ढूंढ रहे थे हम, इसी को ढूंढ रहे थे, और ये हमें मिल चुका है, यानी कि ये हमें क्या हो चुका भाई, मिल चुका है, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है। यही है हमारा वेव फंक्शन, यही है हमारा वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम का, यही है हमारे पास वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम का, यानी साई इज इक्वल टू √2/l साइन n पाई x/l। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट बॉक्स चालू है, आप कमेंट करके बोल सकते हो सर इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम आ रही है। और इस क्लास को तो हम यही फिनिश करने वाले हैं। इससे अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें जानने वाले हैं। आई होप जो भी डेरिवेशन था वो इजी होगा, इजी लगा होगा, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर फिर भी लगता है तो 1-2 बार रिवर्स करके देख लेना, आपको इजी सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं अगले लेक्चर में आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।
मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।